सबको नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा का नामकरण, संस्कृत से हिंदी के उद्भव की प्रक्रिया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ, अर्थात हिंदी भाषा का नाम हिंदी ही क्यों पड़ा। तो जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि जब व्यापार करने के लिए ईरानी हमारे देश में आते थे तो वो सिंधु नदी को पार कर कर हमारे देश में आते थे। सिंधु सिंधु से हिंदी का उद्भव हुआ है। वो सिंधु क्योंकि ईरानी भाषा में स शब्द नहीं है, वहाँ पर स को ह बोला जाता है। वो इस प्रकार से सिंधु नदी को ईरानी भाषा में हिंदू कहा जाने लगा और हिंदू से बोलने वाले, हिंदू के लोग बोलने वाले को हिंदी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का नामकरण हमारे आर्यों द्वारा नहीं बल्कि ईरानियों द्वारा किया गया है। वो और उसकी केवल एक ही वजह थी वो कि उनके शब्द भंडार में स की जगह ह का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु नदी हिंदू नदी बन गई और सिंधु नदी के पार बोलने वालों को हिंदी कहा गया। तो इस प्रकार से हिंदी नाम का कहा जाए कि उद्भव हुआ। तो कहते हैं ना कि बच्चा हमारा है लेकिन नाम किसी और ने दिया, तो वही हाल हमारी हिंदी भाषा का भी है। हिंदी भाषा तो हमारी है लेकिन जो हिंदी देन है, इनका जिसका नामकरण है, वो ईरानियों के द्वारा किया गया। तो पहली बात स्पष्ट हुई कि हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये भी आप लोग अवगत हो गए। अब हम आते हैं दूसरी बात में, संस्कृत से हिंदी के उद्भव की प्रक्रिया। अर्थात हम सभी लोग अवगत हैं कि हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, तो फिर ये हिंदी कहाँ से आ गया? संस्कृत से हिंदी की उद्भव की प्रक्रिया क्या है, कैसे हिंदी बन गया? क्योंकि संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा मानी जाती है, एक कठिन भाषा मानी जाती थी, विद्वानों की भाषा मानी जाती है, वेदों की भाषा मानी जाती है, ऋषियों की भाषा मानी जाती है। इस संस्कृत को समझने के लिए हमें थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। क्योंकि यह आम भाषा एक प्रकार से कहा जाए तो नहीं रह गई थी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये विद्वानों की भाषा कही जाती थी। जो पंडित रहते थे, जो यानी कि मुनि रहते थे, ऋषि रहते थे, वो संस्कृत में लिखते थे, बोलते थे, वार्तालाप करते थे, या जो कहा जाए कि अपने विचारों को रखते थे वो। लेकिन धीरे धीरे समय जब परिवर्तित हुआ तो जब महात्मा बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध ने ये कहना था कि संस्कृत इतनी क्लिष्ट भाषा है कि वो आम लोगों के समझ में नहीं आ पाएगी। वो जो आम लोगों के, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो गांव में बसते हैं, वो इसमें वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। तो क्या हुआ कि फिर जब अपने महात्मा बुद्ध ने अपने कहा जाए कि उपदेश देना शुरू किया वो, तो उसको फिर वो उसका भाषा कहा गया पाली भाषा, यानी कि पाली लोक भाषा उस टाइम फिर हो गया था वो। तो जो संस्कृत से क्या परिवर्तन हुआ, पाली, यानी कि उसको परिवर्तित करके महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, अपने शिष्यों से कहा कि हमें उस भाषा में अपने उपदेश को देना है जो सामान्य लोग समझते हैं, जो आम लोग समझते हैं वो। तो संस्कृत से परिवर्तित होकर बन गया पाली, पाली भाषा हो गई वो। फिर पाली भाषा में भी संस्कृत के शब्द थे अभी वो, तो वो भी, उसको भी और थोड़ा सरल करने के लिए पाली से उत्पन्न हो गया प्राकृत। तो प्राकृत में भी बौद्ध की, महावीर की, यानी कि जो बौद्ध धर्म का, जैन धर्म की जो उपदेश हैं, जो रचनाएं हैं, वो पाली एवं प्राकृतिक में हुई। तो सबसे पहले संस्कृत था, संस्कृत से पाली बना और पाली से फिर प्राकृतिक बनी।
प्राकृति जो है वो उसमें जो है कि कहा जाए कि एक तरह से पाली से और थोड़ी आसान हो गई वो। फिर आगे चलकर प्राकृतिक भाषाओं को में और परिवर्तन हुआ, यानी प्राकृतिक भाषाएं और परिवर्तन हुआ और सरल करने की कोशिश की गई इसको, और जन्म हुआ अपभ्रंश भाषाएं के। अपभ्रंश, बेसिकली अपभ्रंश को अगर हम शाब्दिक रूप में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है पतन। तो दो मत है, एक मत कहता है कि क्योंकि अपभ्रंश तक आते आते संस्कृत का पूरा पतन हो गया, यानी कि संस्कृत के शब्द उसमें बिल्कुल नहीं रहे, नाम मात्र के लिए रह गए वो, तो उसको हम कहा गया अपभ्रंश। परंतु कुछ विद्वानों का कहना है कि अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है, प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा। यानी कि अपभ्रंश जहां भी शब्द हमें प्रयोग करते हैं उससे तात्पर्य है कि प्राकृतिक भाषा से जो विकसित भाषाएं हैं उसको हम अपभ्रंश भाषाएं दी गई। और अपभ्रंश से ही फिर निकल कर आता है हमारा हिंदी। तो हिंदी जो है उसका जो संस्कृत से उद्भव की प्रक्रिया यही है वो, कि सबसे पहले संस्कृत से फिर परिवर्तित होकर पाली बना, पाली से फिर परिवर्तित होकर प्राकृतिक बना, प्राकृति से फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी निकली है वो। यानी कि कहा जाए कि आम लोगों की भाषा बनाने में, या कहा जाए कि जो संस्कृत में जो कठिन थे, जो क्लिष्ट भाषा कही जाती थी, उसको आसान बनाने की एक प्रक्रिया ही है ये हिंदी। तो संस्कृत से थोड़ा सा कम किया गया उसमें संस्कृत शब्द, तो पाली आई, पाली से और कम किया गया तो प्राकृति हुआ, पाली से और संस्कृत के शब्द कम किए गए, आसान किया गया तो वो अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश से भी और जो निकला हिंदी वो उसमें और संस्कृत के बहुत कम शब्द रह गए वो। तो ये बात हो गई कि कैसे इसका संस्कृत से हिंदी के उद्भव की क्या प्रक्रिया है वो। इसको हम और डिटेल में आगे हम जब चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ कैसे ये जो हिंदी है, हिंदी का शुरुआत कैसे हुई, जब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे वो। तो बेसिकली हिंदी साहित्य की अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है वो, लेकिन इसमें साहित्यिक रचनाएं लगभग 1150 ईस्वी के आसपास इसका शुरू होता है। तो ये बात हो गया हम दूसरी की कि संस्कृत से हिंदी के उद्भव की क्या प्रक्रिया है। तो पहला हो गया कि हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ, और दूसरा हो गया कि संस्कृत से हिंदी के उद्भव की प्रक्रिया। एक बात और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, जो अगला हमारा पॉइंट है वो है विश्व भाषा और भविष्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास का आकलन। अर्थात हिंदी का जो विकास है वो वर्तमान समय में विश्व भाषा के रूप में और भविष्य भाषा के रूप में हम कैसे देख सकते हैं। अर्थात कहने का मत तात्पर्य है कि क्या हिंदी जो भाषा है विश्व भाषा बन सकती है, क्या भविष्य की भाषा बन सकती है वो। तो इसका आकलन, तो जब भी हम आकलन की बात करते हैं तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि हाँ क्या उसमें वो क्षमता है, क्या वो गुण है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हाँ यह विश्व की भाषा बन सकती है, और क्या उसमें कमियां हैं, क्या अभी कुछ त्रुटियां हैं जो हम कह सकते हैं कि विश्व की भाषा या भविष्य की भाषा नहीं बन सकती है। यानी कि ये पूरे देश की अभी भाषा नहीं बन सकती है, पूरे विश्व की। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान समय में इंग्लिश अपना पूरा वर्चस्व अपनाए हुए है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि किसी भी देश में जाइए इंग्लिश को जानने वाले ज़्यादातर लोग मिल ही जाते हैं वो, हम उसमें कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम उसमें बात कर लेते हैं वो। तो उसी आधार पर क्या यह संभव है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो विश्व की भाषा बन सकती है? क्या यह संभव है कि हिंदी जो भाषा पूरे विश्व में छा सकती है वो? तो इसका आकलन, तो यही इसका आकलन करना है हमें वो। तो आकलन करते समय हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम आकलन करते समय हम दो बातों की रखेंगे वो, कि इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषता है हिंदी भाषा की, जिससे लगता है कि हाँ यह विश्व की या भविष्य की भाषा बन सकती है, और इसमें क्या कमियां हैं, क्या अभी वो बातें हैं जिससे यह अभी लगता है कि नहीं यह विश्व भाषा या भविष्य भाषा नहीं बन सकती है।
तो जब भी हम आकलन करते हैं